आज के इस लेसन में हम बात करेंगे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के बारे में। यहाँ पे हम देखेंगे कि किन्हीं भी दो गिवन मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने के लिए क्या जरूरी क्राइटेरिया होता है और मल्टीप्लाई करने का प्रोसेस क्या होता है। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज के इस लेसन को। तो दोस्तों अगर हम बात करें मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की तो हम देख सकते हैं कि अगर हमारे पास दो मैट्रिक्स हैं ए और बी जिनको हमें मल्टीप्लाई करना है, तो अगर हम बात करें ए बी की तो ए बी में जो पहली मैट्रिक्स है ए उसको हम बोलते हैं प्री मल्टीप्लायर और जो बाद वाली होती है मैट्रिक्स उसको हम बोलते हैं पोस्ट मल्टीप्लायर। प्री का मतलब आपको पता ही है कि प्री का मतलब होता है पहले वाला, तो प्री मल्टीप्लायर आप समझ गए होंगे नाम से कि मल्टीप्लिकेशन में जो पहली टर्म है वो है प्री मल्टीप्लायर और जो बाद में आने वाली टर्म है वो है हमारे पास पोस्ट मल्टीप्लायर। ठीक, सिंपल सी चीज़ है। तो दोस्तों मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन को ध्यान में रखते मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करते टाइम हमें एक चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए, वो क्या है कि हमारे पास मान लो जो मैट्रिक्स ए है अगर उसका ऑर्डर m क्रॉस n है और उसको हमें मल्टीप्लाई करना है बी मैट्रिक्स के साथ, तो बी मैट्रिक्स का ऑर्डर n क्रॉस p होना चाहिए। p कुछ भी हो सकता है, पर मेन चीज़ क्या है कि जो मैट्रिक्स ए थी उसमें जितने नंबर ऑफ कॉलम्स थे मतलब बाद वाली टर्म, वो जो अगली मैट्रिक्स है जिसको हमें मल्टीप्लाई करना है उसके नंबर ऑफ रोज के साथ इक्वल होनी चाहिए, मतलब फर्स्ट वाली टर्म। तो यहाँ पे अगर n है तो यहाँ पे n ही होना चाहिए, अगर यहाँ पे n नहीं हुआ तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन वैलिड नहीं रहेगा। ठीक, ये चीज़ आपको ध्यान रखना। ठीक, तो दोस्तों ये चीज़ आपने समझ ली। अब आप बोलोगे कि हमारे पास दो मैट्रिक्स हैं अलग अलग ऑर्डर की, तो अब उन्हें मल्टीप्लाई करके जो नई मैट्रिक्स आएगी उसका ऑर्डर क्या आएगा, ये हम कैसे बता सकते हैं। तो दोस्तों ऐसा बताने इसके लिए हमारे पास एक सिंपल सा ये तरीका है जो आपको याद रखना है कि अगर आपके पास ए मैट्रिक्स है m क्रॉस n की, तो बी मैट्रिक्स n क्रॉस p की होगी, आपको पता है क्योंकि मैंने आपको बोल दिया कि पहले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स दूसरे मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के इक्वल होनी चाहिए, सिंपल सी बात। ठीक, तो अगर ये है हमारे पास तो ए बी मैट्रिक्स का ऑर्डर बताने का सिंपल सा फंडा है, ये जो कॉमन टर्म है इसको आप कैंसिल आउट कर दो, तो बता क्या m क्रॉस p। तो जो ए बी मैट्रिक्स बनेगी उसका ऑर्डर क्या हुआ हमारे पास m क्रॉस p निकल के आता है। ठीक, ये चीज हुई हमारे पास। तो दोस्तों ये तो हुई ए बी मैट्रिक्स की बात। तो आइए दोस्तों अब देख लेते हैं इसी चीज के एग्जाम्पल। तो दोस्तों अगर हम देखें यहाँ पे तो हमारे पास हम पहले एग्जाम्पल लें तो इसमें था हमारे पास ए मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है 3 क्रॉस 3, बी मैट्रिक्स है 3 क्रॉस 2। तो दोस्तों हम देखेंगे सबसे पहले क्या कि पहली मैट्रिक्स के नंबर ऑफ दूसरी मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के इक्वल है कि नहीं। तो पहली मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स क्या है 3 क्रॉस 3, तो ये क्या होता है नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम्स, मतलब ये जो लास्ट बाद वाला 3 ये क्या है नंबर ऑफ कॉलम्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जो पहली मैट्रिक्स है ए उसमें नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं 3। अब बात करते हैं मैट्रिक्स बी, इसके क्या होने चाहिए रोज के इक्वल होने चाहिए वो वाली चीज। तो इसकी अगर हम बात करें तो रोज कितने इसमें 3, क्योंकि ऑर्डर क्या होता है नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम। तो हमने देखा कि ये चीज इक्वल आ रही है, तो इसलिए मतलब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन तो वैलिड है यहाँ पे। ठीक, ये चीज समझ में आई। तो अब देखते हैं कि ऑर्डर क्या आएगा। तो सिंपल सी बात है, मैट्रिक्स का तो मैंने क्या बताया क्या है ए बी का ऑर्डर क्या है 3 क्रॉस 2, तो 3 क्रॉस 2 की बी मैट्रिक्स हमारे पास यहाँ पे बन जाएगी। ठीक, तो आइए दोस्तों देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल। तो यहाँ पे हमारे पास है ए मैट्रिक्स 3 क्रॉस 2, बी मैट्रिक्स 3 क्रॉस 3। तो हम देख सकते हैं कि ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन डिफाइन ही नहीं हुआ, क्योंकि अगर हम बात करें जो पहली मैट्रिक्स है इसमें जो नंबर ऑफ कॉलम्स हमारे पास वो कितने हैं 2, और वहीं पे अगर हम बात करें दूसरी मैट्रिक्स की तो इसमें नंबर ऑफ रोज कितने हैं 3। ये दोनों चीजें आपस में क्या होनी चाहिए थी इक्वल, पर यहाँ पे क्या है नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन ही वैलिड नहीं है यहाँ पे। ठीक, तो ये नॉट डिफाइन हो गया। ठीक, तो अभी तक दोस्तों जो चीज़ हमने पढ़ी उसको आप देख लेते हैं, इसका स्टेटमेंट देख लेते हैं क्या है कि ए मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन विल बी डिफाइंड ओनली व्हेन नंबर ऑफ कॉलम्स इन प्री मल्टीप्लायर मतलब पहले वाली मैट्रिक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन पोस्ट मल्टीप्लायर मतलब बाद वाली मैट्रिक्स। ठीक, इस बारे में हम पढ़ चुके हैं, इसके मैंने एग्जाम्पल भी आपको लेके समझा दिया। ठीक, तो दोस्तों आइए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट ये है दोस्तों कि इफ मल्टीप्लिकेशन ए बी इज डिफाइंड देन इट डज नॉट मीन्स दैट बी ए इज ऑल्सो डिफाइंड। मतलब ये है कि अगर हम ए मैट्रिक्स को मैट्रिक्स बी के साथ मल्टीप्लाई कर पा रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि मैट्रिक्स बी को हम मैट्रिक्स ए के साथ मल्टीप्लाई कर पाए। अब आप बोलोगे ये कैसे, तो दोस्तों आइए देखते हैं एग्जाम्पल। तो दोस्तों अगर हम बात करें यहाँ पे तो हम देख सकते हैं कि ए बी मैट्रिक्स तो डिफाइन थी, पर अब बी ए मैट्रिक्स आप डिफाइन करने की सोचो। बी ए मैट्रिक्स क्या होगा,
बी ए मैट्रिक्स को हमें डिफाइन करना है। बी का ऑर्डर क्या है 3x2, ए क्या था 3x3, तो ये दोनों चीज़ें आपस में क्या है इक्वल नहीं, यहाँ पे 2 है यहाँ पे 3 है, तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन डिफाइन नहीं होगा। तो हमने देखा कि भैया ए बी मैट्रिक्स तो डिफाइन थी यहाँ पे, पर बी ए मैट्रिक्स डिफाइन ही नहीं हो रही, तो क्या हुआ हम देख सकते हैं साफ साफ इसी एग्जाम्पल में कि जरूरी नहीं है कि अगर ए बी मैट्रिक्स डिफाइन हो तो बी ए मैट्रिक्स डिफाइन होगी ही होगी, कुछ केस में होगी कुछ केस में नहीं होगी। हमें क्या मतलब, हमें तो बस वो क्राइटेरिया देखना है कि पहले वाली मैट्रिक्स के जो नंबर ऑफ कॉलम्स है वो दूसरे वाली मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के इक्वल आने चाहिए, ये चीज है तो हमारा मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन डिफाइन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो दोस्तों आइए अब देखते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करने का प्रोसेस क्या है। तो दोस्तों अब अगर हम बात करें यहाँ पे इस एग्जाम्पल की, तो इस एग्जाम्पल में हमें बोला गया है कि इफ ए एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है 3x3, बी एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है 3x2, तो ए बी मैट्रिक्स निकालें। तो दोस्तों ए बी मैट्रिक्स निकालने से पहले हम क्या चेक करेंगे कि ए बी मैट्रिक्स डिफाइन है या नहीं। तो ए बी मैट्रिक्स को डिफाइन करने के लिए क्या था 3x3, यहाँ पे 3x2, तो ये 3 और ये 3 कॉमन है, सेम है मतलब, तो इसलिए मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन तो डिफाइन है। ठीक, तो ए बी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या आएगा 3 से 3 कट गया, ए बी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या आया 3x2। ठीक, ये आया ए बी मैट्रिक्स का ऑर्डर। तो ए बी मैट्रिक्स डिफाइन होगी, 3 रो होंगे उसमें और 2 कॉलम होंगे, ये चीज हमने यहाँ तक अभी तक पता चला। ठीक, अब एलिमेंट्स कैसे निकलेंगे इसके, तो दोस्तों एलिमेंट निकालने के लिए हम करेंगे क्या, पहले इसको पकड़ा फर्स्ट रो इसका, इसके फर्स्ट रो को हमने मल्टीप्लाई किया इसके फर्स्ट कॉलम से, ये करना है फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास क्या आया 1 × 3 -2 × 4 और 3 × -1, आप समझ रहे हो ना, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स से हमें मल्टीप्लाई करना है। तो हमारे पास ये जाके इसकी फर्स्ट टर्म आ गई। सेकेंड कॉलम की फर्स्ट टर्म कैसे आएगी, फर्स्ट रो हमने जो पकड़ा था इसका, इसको सेकेंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल। तो इस बार क्या आ जाएगा 1 × 8 प्लस -2 × 9 प्लस 3 × -2, समझ में आई चीज। अब सेकेंड रो कैसे आएगा, सेकेंड रो अगर निकालना है तो सेकेंड रो के लिए क्या है, सेकेंड रो अगर निकालना है तो इस बार सेकेंड रो पकड़ लो यहाँ से, और सेकेंड रो की फर्स्ट टर्म निकालनी है तो इसका क्या पकड़ो फर्स्ट कॉलम, तो क्या होगा 4 × 3 0 × 4 और -5 × -1, ये आ गया। अब सेकेंड रो की सेकेंड कॉलम की वैल्यू निकालनी, तो इस बार क्या हुआ, यहाँ से सेकेंड रो पकड़ा था, इस बार सेकेंड कॉलम पकड़ो, सिंपल 4 × 8 0 × 9 -5 × -2, ये आया। ठीक, अब क्या करना है, थर्ड रो चाहिए तो इसका थर्ड रो पकड़ा, और इससे फर्स्ट टर्म चाहिए थर्ड रो की तो इसका फर्स्ट कॉलम पकड़ा। अब 6 × 3 प्लस -7 × 4 प्लस 10 × -1 करते जाओ। अब नेक्स्ट टर्म चाहिए तो करेंगे क्या, 6 × 8 प्लस, आगे बढ़ जाओ आगे, 6 × 8 प्लस -7 × 9 प्लस 10 × -2, तो ऐसे करके हमारे पास मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे आसानी से। तो दोस्तों जब आप सोल्व करोगे इनको ऐड करके तो आप देखोगे कि आपके पास ये ए बी मैट्रिक्स आ जाएगी। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करना तो आ गया होगा। तो आइए दोस्तों, अगर नहीं आया है तो और एग्जाम्पल देख लेते हैं। इफ a theta equals to cos theta minus sin theta cos theta, then prove that a alpha into a beta equals to a alpha plus beta। तो दोस्तों हमें बोला गया कि a थीटा एक मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट्स ये हैं cos थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा। तो हमें प्रूव करना है कि a अल्फा इंटू a बीटा की वैल्यू a अल्फा प्लस बीटा के इक्वल आ रही है कि नहीं। तो दोस्तों अगर ये a थीटा ये है तो a अल्फा क्या होगा, थीटा की जगह अल्फा, तो ये क्या हो जाएगा cos अल्फा माइनस sin अल्फा cos अल्फा। तो ये हमारे पास आ गई a अल्फा मैट्रिक्स। ठीक, अगर हम बात करें a बीटा मैट्रिक्स की तो क्या होगा, थीटा की जगह बीटा रख दो, तो क्या आया cos बीटा माइनस sin बीटा cos बीटा। तो ये हमारे पास आ गई a बीटा मैट्रिक्स, ए अल्फा मैट्रिक्स आ गया है, ए बीटा मैट्रिक्स भी आ गया है। ठीक, अब हमें क्वेश्चन में क्या बोला गया, ए अल्फा इंटू ए बीटा, तो ए अल्फा इंटू ए बीटा में क्या करना है, ये निकालो, मतलब इस मैट्रिक्स को इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना है। तो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे कैसे, हमें चाहिए फर्स्ट रो की फर्स्ट वैल्यू, तो हम करेंगे क्या, यहाँ से पकड़ा इसका फर्स्ट रो, इसको क्या करेंगे फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कर देंगे, कोस अल्फा इंटू कोस बीटा प्लस माइनस साइन अल्फा इंटू साइन बीटा, ये चीज आ गई। ठीक, अब चाहिए हमें ये सेकंड वाली वैल्यू, तो हमने क्या किया, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई कर देंगे, कोस अल्फा इंटू माइनस साइन बीटा,
और माइनस साइन अल्फा इंटू कोस बीटा, तो आपके पास ये पूरी वैल्यू आ जाएगी। अब आपको सेकंड रो की फर्स्ट कॉलम की वैल्यू चाहिए, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से पकड़ो सेकंड रो, यहाँ पे पकड़ो फर्स्ट कॉलम, क्या होगा साइन अल्फा इंटू कोस बीटा प्लस कोस अल्फा इंटू साइन बीटा। ठीक, अब आपको चाहिए सेकंड रो की सेकंड कॉलम की वैल्यू, तो यहाँ से सेकंड रो, यहाँ से सेकंड कॉलम, साइन अल्फा इंटू माइनस साइन बीटा प्लस कोस अल्फा इंटू कोस बीटा। तो ये करके आपके पास मैट्रिक्स आ गई। अब आपको पता है दोस्तों कोस अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, कोस अल्फा कोस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। तो मतलब ये वाली चीज को हम लिख सकते हैं कोस अल्फा प्लस बीटा, और इस वाली चीज में से अगर आप माइनस साइन कॉमन ले लो तो आप देख सकते हो कि बची हुई चीज क्या होगी, साइन अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है। साइन अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, साइन अल्फा कोस बीटा प्लस कोस अल्फा साइन बीटा। ठीक, ये चीज आपको फॉर्मूले इनके याद होने चाहिए। तो अगर ये है तो आप लोग देख सकते हो कि ये क्या होगा, कोस अल्फा प्लस बीटा, ये हो गया माइनस साइन अल्फा प्लस बीटा, ये चीज साइन अल्फा प्लस बीटा और ये कोस अल्फा प्लस बीटा। तो ये चीज आपके पास आ जाएगी। ठीक, ये आ गई तो आप लोग देख सकते हो कि अगर हमारे पास ए थीटा मैट्रिक्स ये थी तो इस मैट्रिक्स को हम क्या कह सकते हैं, ये मैट्रिक्स ए अल्फा प्लस बीटा है। क्यों, क्योंकि थीटा की जगह बस इसमें क्या है, अल्फा प्लस बीटा। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हो कि कैसे आसानी से ये चीज प्रूव होगी। तो आइए दोस्तों अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों यहाँ पे अगर हम बात करें इस नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो इसमें बोला गया है कि इफ ए मैट्रिक्स ये है जिसका ऑर्डर 3x2 है, बी मैट्रिक्स ये है जिसका ऑर्डर 2x3 है, तो हमें बताना है कि ए बी मैट्रिक्स बी ए मैट्रिक्स के इक्वल होगी या नहीं होगी। तो दोस्तों हमने किया क्या, हमारे पास ए मैट्रिक्स थी 3x2 की, बी मैट्रिक्स थी 2x3 की, तो हमें पता है कि इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या आएगा, ये 2 से 2 कट गया, ए मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या आएगा 3x3। ठीक, अब बात करते हैं बी ए मैट्रिक्स की। अगर बी ए मैट्रिक्स को तो बी क्या था 2x3 इंटू ए 3x2, तो 3 से 3 कट गया, तो क्या है बी ए मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है 2x2। तो हम देख सकते हैं कि ए बी मैट्रिक्स और बी ए मैट्रिक्स का ऑर्डर ही सेम नहीं है, तो ये मैट्रिक्स इक्वल कहाँ से होंगी। तो हमने बोल दिया कि जो ए बी मैट्रिक्स है वो बी ए मैट्रिक्स के इक्वल नहीं होगी। ठीक, तो आइए दोस्तों ये तो हमें पता चल गया कि ए बी बी ए के इक्वल नहीं है, पर हमें एक रिजल्ट देखना है, तो इसलिए हम क्या करेंगे ए बी और बी ए निकालते हैं। तो दोस्तों हमने ए बी मैट्रिक्स निकाला, तो ए बी मैट्रिक्स में फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम चाहिए, तो हम करेंगे क्या, यहाँ से इसका पकड़ो फर्स्ट रो और इसको फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या आएगा 1 इंटू 4 प्लस 2 इंटू 7। अब हमें इसके फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम चाहिए, फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम चाहिए, तो ये कैसे आएगा, इसका यहाँ से फर्स्ट रो पकड़ो, इसका यहाँ से सेकंड कॉलम पकड़ो, तो क्या आएगा 1 इंटू 5 प्लस 2 इंटू माइनस 8। अब हमें फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम चाहिए था, तो इसका फर्स्ट रो पकड़ो, इसका थर्ड कॉलम पकड़ लो, तो क्या आएगा 1 इंटू 6 प्लस 2 इंटू 2। तो ऐसे करके सारी वैल्यूज आ जाएंगी। अब इसका सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम चाहिए, तो इससे सेकंड रो पकड़ लो, इसका फिर सेकंड रो का सेकंड कॉलम चाहिए, तो इसका सेकंड रो तो है ही, इसका सेकंड कॉलम पकड़ लो। तो ऐसे करके हम आपको पता है कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आसानी से निकाल देंगे। तो जब आप सोल्व करके देख रहे हो तो ए बी मैट्रिक्स आपके पास क्या आएगी, ये आपके पास ए बी मैट्रिक्स। ऐसे ही जब आप बी ए मैट्रिक्स निकालोगे तो आप देख सकते हो कि बी ए मैट्रिक्स भी आपके पास ये आएगा। तो आप लोग देख सकते हो कि ए बी और बी ए मैट्रिक्स इक्वल नहीं है। फिर आप इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे नोटिस करो, तो ए बी मैट्रिक्स के जो डायगोनल एलिमेंट्स है ना 18, 47, 42, इनका जो आप सम कर रहे हो तो आ रहा है 107। और आपको पता है कि जो डायगोनल एलिमेंट्स होता है उनके सम को हम क्या कहते हैं कि ट्रेस ओवर मैट्रिक्स। इस टर्म को हमने क्या नाम दिया, ट्रेस। तो अब अगर हम बात करें बी ए मैट्रिक्स, तो बी ए मैट्रिक्स के भी अगर आप डायगोनल एलिमेंट्स के सम कर रहे हो तो 49 प्लस 58, इसकी वैल्यू भी कितनी आ रही है 107 आ रही है। तो आप लोग देख सकते हो कि भले ही ए बी मैट्रिक्स बी ए मैट्रिक्स के इक्वल नहीं है, पर इसका जो डायगोनल एलिमेंट्स का सम है जिसको हम ट्रेस बोलते हैं, तो वो चीज आपस में इक्वल है। ठीक, तो मतलब अगर हमें क्वेश्चन में बोला जाए कि हमें ए और बी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है, हमने देखा कि है ना, अगर ए और बी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है तो आप बताइए कि ये जरूरी है क्या कि ए बी मैट्रिक्स बी ए मैट्रिक्स के इक्वल आएगा। तो आप बोल दोगे कि नहीं भैया कोई जरूरी नहीं है कि ए बी बी ए के इक्वल आए, यहाँ तक ये भी जरूरी नहीं है कि ए बी और बी ए डिफाइन हो। पर क्वेश्चन वाले ने बोला कि ए बी और बी ए दोनों डिफाइन है, तो अब जरूरी है कि इक्वल आए, तो हम बोलेंगे नहीं जरूरी। पर हाँ एक चीज जरूर हम बोल सकते हैं कि उनका जो ट्रेस होगा वो इक्वल आएगा। ट्रेस क्या होता है, डायगोनल एलिमेंट्स का सम। ठीक, तो आइए दोस्तों अब देखते हैं एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि जी एडवांस में भी पूछे जा चुके हैं, मतलब इस टाइप के क्वेश्चन जी एडवांस में पूछे जा चुके हैं। तो दोस्तों अगर हम बात करें यहाँ पे इस क्वेश्चन की, तो इस क्वेश्चन में बोला गया कि इफ a इक्वल्स टू दिस देन फाइंड a रेज़ टू द पावर 2016। दोस्तों में एक मैट्रिक्स दी है a, अब हमें बोला कि इसकी पावर 2016 निकालो। तो अब आप लोग बोलोगे कि भैया ये कैसे निकालें, a को 2016 मल्टीप्लाई थोड़ा ना करेंगे हम यहाँ पे।
तो आपको ही पता है कि मल्टीप्लाई करवाना होता तो इतने कम टाइम में नहीं होता, तो इसका कोई छोटा प्रोसेस ही होगा। तो दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन को करने का एक सिंपल सा मेथड ये है कि आप पहले कुछ मैट्रिक्स निकालो, मतलब जैसे ए मैट्रिक्स है तो ए स्क्वायर निकालो, ए क्यूब निकालो, ए रेज़ टू द पावर 4 निकालो, ए रेज़ टू द पावर 5 निकालो, यहाँ तक जाओ और कुछ पैटर्न ऑब्जर्व करने की कोशिश करो कि मैट्रिक्स में क्या चेंज हो रहा है। उसके हिसाब से हम ए रेज़ टू द पावर 2016 को डायरेक्ट लिख देंगे। ठीक, तो आइए देखते हैं। दोस्तों हमारे पास ए मैट्रिक्स था 1011, तो ए स्क्वायर निकालना तो क्या होगा ए इंटू ए, तो ए इंटू ए करेंगे तो आप लोग देख सकते हो कि ए स्क्वायर कैसे आएगा, फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम करोगे तो आपके पास आ जाएगा 1 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 1, तो आगे फर्स्ट। ठीक, फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम चाहिए तो इसके फर्स्ट रो को इसके सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई कर दो, ये आ जाएगा। तो मतलब आप देख रहे हो कि जब ए स्क्वायर निकाल रहे हो तो आपके पास जाके ये मैट्रिक्स आ जाएगा। ठीक, 1021। ठीक, अब ए क्यूब निकालना है तो ए क्यूब क्या करना होगा ए स्क्वायर इंटू ए क्यूब क्या होगा ए स्क्वायर इंटू ए, तो ये जो मैट्रिक्स थी इसको फर्स्ट वाली मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आ गया ए स्क्वायर इंटू ए। आप जब आप सोल्व करके देख रहे हो तो आप लोग देखोगे कि आपके पास फाइनली ये वैल्यू आ रही है 10312। ठीक, ए क्यूब। अब आप जाते हो ए फोर तक, ए फोर जब आप करोगे तो क्या होगा इस बार ए क्यूब इंटू ए कर देंगे, ए क्यूब ये है ए ये था, तो ए क्यूब इंटू ए करोगे तो आप लोग देख सकते हो कि आपके पास आएगी 1401, ये है ए फोर इंटू ए फोर की वैल्यू आई थी 1401। तो अब आप ए फोर भी आ गया, अब ए फाइव निकालना हो तो क्या होगा ए फोर इंटू ए फोर की जगह 1401, ए फाइव और इंटू ए ये, तो आप ए फाइव देख रहे हो तो ये आया। तो दोस्तों अब आपके पास ए है, ए स्क्वायर है, ए क्यूब है, ए रेज़ टू द पावर 4 है, ए रेज़ टू द पावर, अब इनमें चेंज क्या आ रहा है, कुछ पैटर्न आप समझ पा रहे हो। ए आपके पास था 1011, ठीक, ए स्क्वायर आपके पास था 1021, ए क्यूब था आपके पास 1031, ए फोर आपके पास 1401 और ए फाइव आपके पास 1051। ठीक है, तो आप लोग देख पा रहे हो कि बाकी तीन टर्म तो सेम रह रही है, बस जो सेकंड रो की जो फर्स्ट टर्म है वो चेंज होती जा रही है। जब ए की पावर 1 थी तो ये टर्म कितनी थी 1, जब ए की पावर 2 हुई तो ये टर्म कितनी हो गई 2, ए की पावर 3 थी तो ये टर्म हो गई 3, ए की पावर में हो गई 4, ए की पावर में 5, ए की पावर 5 में आ गई 5। तो कहने का मतलब ये है कि अगर ए रेज़ टू द पावर 2016 निकालेंगे तो ये वाली टर्म क्या हो जाएगी 2016, तो हमने डायरेक्ट ए रेज़ टू द पावर 2016 की वैल्यू निकाली। तो दोस्तों अगर आप बात करो जी एडवांस में तो इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है, तो उसमें बस क्या होगा आपसे यहाँ पे जो ये 2 रो 2 कॉलम वहाँ पे क्या होगा 3 रो 3 कॉलम कर देंगे, क्योंकि क्वेश्चन में थोड़ा कॉम्प्लिकेट करना होगा, पर मेथड यही रहेगा, थोड़ा बहुत करेंगे फिर उसके बाद पैटर्न ऑब्जर्व करना है। यहाँ पे तो क्या डायरेक्ट दिख गया पैटर्न, कई बार पैटर्न नहीं दिखेगा आपको, क्या होगा कोई पर्टिकुलर सीरीज चला देंगे इंटू 3 + 4 इस टाइप कुछ भी सीरीज चला सकते हैं। ठीक, तो वो आपको वहां पे क्वेश्चन करोगे तो क्वेश्चन के हिसाब से देखना पड़ेगा। ठीक, तो दोस्तों ये था आज का लेक्चर जिसमें मैंने बात की मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की, जिसमें हमने देखा कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हम कैसे कर सकते हैं, उसको डिफाइन करने के लिए क्या क्राइटेरिया है। ठीक, और फिर हमने उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी देखे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेसन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी आपको आज के इस लेसन में किसी भी टाइप की कोई भी दिक्कत है तो आप कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए और हमारे चैनल को